हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडुटेरिया के 16वें एपिसोड में। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर भी स्वागत है। दोस्तों, एडुटेरिया का जो सेशन चल रहा है प्रैक्टिस सेट यानी कि एडुटेरिया 5000 प्लस का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है दोस्तों, इस चैनल पर दोस्तों प्रैक्टिस सेट 1 से प्रैक्टिस 15 तक का वीडियो डाला गया है। तो दोस्तों आपको जो है सीरीज बाय सीरीज देखना है। तो चलिए दोस्तों आज की ओर चलते हैं। आज को जो सेट नंबर है 16 का वीडियो करेंगे। तो दोस्तों आप जो है वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों अपने काम की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि द फ्रैक्चुएट हिमालय इंडिया टाइवेट चाइना 1949 से 1962, यानी कि ये पुस्तक का नाम है द फ्रैक्चर्ड हिमालय इंडिया टाइवेट चाइना 1949 से 62 के बीच। पुस्तक के जो लेखक थे वो कौन थे? द फ्रैक्चर्ड हिमालय इंडिया टाइवेट चाइना इन 1949 से 62 के बीच जो हुआ था उसके पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों उसका जो पुस्तक के लेखक थे निरुपमा यादव थे। कौन थे? निरुपमा यादव, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि कुल्लू घाटी जो है वो किसके मध्य स्थित है? कि कुल्लू घाटी जो है किनके मध्य स्थित है? तो दोस्तों आपका जो कुल्लू घाटी है वो धौलाधर और पीर पंजाल के बीच स्थित है। कुल्लू घाटी किनके मध्य स्थित है? तो धौलाधर और पीर पंजाल के बीच स्थित है। तो दोस्तों आपको जो है सिर्फ हेडफोन लगा के इस वीडियो को सुनना है, लिखना नहीं दोस्तों। आप सुनने से ही आपको ज़्यादा याद रहेगा। तो दोस्तों सिर्फ आपको सुनना है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों का सही मिलान करें। तो भटकल जो है किस राज्य में है? तो भटकल दोस्तों कर्नाटक में है, जबकि एलेप्पी जो है केरल में है और काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है और तूतीकोरिन जो है तमिलनाडु में है। कि भटकल कौन सा राज्य में है? तो दोस्तों भटकल एक पतन है। तो भटकल जो है कर्नाटक राज्य में है और एलेप्पी जो है केरल में, जबकि काकीनाडा जो है आंध्र प्रदेश में है और तूतीकोरिन जो है आपका तमिलनाडु में हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि कपास के उत्पादन के लिए कपास की उर्वरता यानी कि उत्पादन के लिए सबसे जो उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है वो कौन सी मिट्टी मानी जाती है? तो काली मिट्टी। तो काली मिट्टी जो है कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि निम्न दिए गए विकल्पों में कौन सा राज्य जो है नर्मदी नदी घाटी का भाग नहीं है? तो दोस्तों दिए गए विकल्प में जो है राजस्थान जो है नर्मदा नदी का भाग नहीं है। बाकी आपका गुजरात है, महाराष्ट्र है और मध्य प्रदेश है, लेकिन राजस्थान आपका ऑप्शन यानी कि उसमें कौन सा विकल्पों में कौन सा राज्य नर्मदा घाटी का भाग नहीं है? तो राजस्थान नर्मदा घाटी का भाग नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सही सम्मिलित नहीं है? दोस्तों स्वर्ण क्रांति का फल से उत्पादन है, जबकि नीली क्रांति उर्वरक उत्पादन से नहीं है। पीली क्रांति अंडा उत्पादन से नहीं है, जबकि स्वर्ण क्रांति जो है फल उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा और लास्ट में आपने कितना अटेम्प्ट किया वो भी आपके कमेंट में जरूर लिखिएगा। कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम को सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो दोस्तों वृष्टि है। क्या है? वृष्टि है। कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला जो मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो क्या दोस्तों? वृष्टि। वो जो बादल टाइप का होता है वही वृष्टि कहलाता है दोस्तों। और पृथ्वी के उद्गम की नेबुलर परिक्रमा किसने दी थी? कह रहा है कि पृथ्वी के उद्गम की नेबुलर परिक्रमा किसने दी थी? तो इमैनुएल कांट ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि यदि निम्नलिखित में विकल्पों में किसका मिलान सही नहीं है? तो दोस्तों दुगभा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं है, जबकि दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। घना राष्ट्र पक्षी विहार राजस्थान में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, जबकि दोस्तों दुगभा राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि रामसर सम्मेलन जो हुआ था वो किससे संबंधित है? रामसर सम्मेलन संबंधित है किससे? तो रामसर सम्मेलन जो संबंधित है वो आर्द्रभूमि से है। किससे दोस्तों? आर्द्रभूमि से। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में कौन वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी नहीं है? कह रहा है दिए गए विकल्पों में कौन वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो दोस्तों आपका जो आर्गन होता है वो वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी नहीं होता। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि यदि किसी वस्तु की मांग की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है तो किस प्रकार की वस्तु है? तो निम्न स्तरीय वस्तु है। कौन सा है? निम्न स्तरीय वस्तु। आपका जो ऑप्शन नंबर सी है। या यदि कह रहा है कि किसी वस्तु की मांग ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है तो वस्तु किस प्रकार की है? तो निम्न स्तरीय वस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण जो होता है करने के लिए निम्न में कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती है?
किसी देश का राष्ट्रीय आय का जो निर्धारण करने के लिए कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती है? तो निवेश पद्धति जो है प्रयोग में नहीं लाई जाती है, जबकि आपका उत्पादन पद्धति प्रयोग में लाई जाती है, मिश्रित पद्धति आपको उपयोग में लाई जाती है और आय पद्धति भी जरूरी है। दोस्तों आपको क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट करवा देते हैं। कह रहा है कि किसी देश का जो राष्ट्रीय आय का निर्धारण होता है कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती है, जबकि निवेश पद्धति नहीं लाई जाती है, और बाकी जितना भी पद्धति इसमें दिख रहा है आपको, उत्पादन पद्धति, आय पद्धति और मिश्रित पद्धति, ये राष्ट्रीय आय के निर्धारण के लिए उपयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में किस पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है 4 वर्ष की थी? दोस्तों दिए गए विकल्पों में किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की गई थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में उसकी जो है समय कितना किया था? 4 वर्ष किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि दोस्तों त्वरण का मात्रक क्या होता है? यानी कि ये भौतिक राशि है और इसका जो मात्रक होता है दोस्तों, तो त्वरण का मात्रक जो होता है वो होता है मीटर सेकंड स्क्वायर, और जबकि बल का क्या होता है? न्यूटन होता है। कार्य का जूल होता है। आवेग बराबर जो सूत्र होता है दोस्तों, आवेग बराबर जो फार्मूला आपका होता है, तो बल गुना समय, तो बल का हो जाएगा न्यूटन, जबकि समय का हो जाएगा सेकंड। तो दोस्तों आवेग का आपका न्यूटन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूलकण उससे बाहर निकलते हैं। तो दोस्तों गति के जड़त्व का नियम के कारण दोस्तों धूलकण जो आता है वो बाहर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि जी जो कैपिटल बड़ी में होती है उसका जी का मान कितना होता है? तो 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो होता है वो 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर केजी स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है वो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है तो आपको इसको नोट कर लेना चाहिए। कह रहा है कि सर्वाधिक प्रत्यक्षता वाला पदार्थ निम्न में से कौन है? कि सर्वाधिक प्रत्यक्षता वाला पदार्थ निम्न में कौन सा है? तो दोस्तों आपका जो क्वार्टज है सर्वाधिक प्रत्यक्षता इसमें होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है कि सर्वाधिक जो प्रत्यक्षता पाया जाता है वो कौन सा पदार्थ है? तो आपका जो क्वार्टज हो जाएगा वो सर्वाधिक प्रत्यक्षता वाला पदार्थ है। कह रहा है कि विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट, कह रहा है कि विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दोस्तों विशिष्ट ऊष्मा जो कभी भी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। विशिष्ट ऊष्मा जो होता है पदार्थ की प्रकृति पर कभी भी निर्भर नहीं करती है। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा फर्स्ट ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो है एरोसोल का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों एरोसोल जो होता है वो जल में तेल जो है एरोसोल का उदाहरण नहीं है, जबकि कोहरा है, धुआं है और बादल भी है। दोस्तों निम्नलिखित में कौन जो है एरोसोल का उदाहरण नहीं है? तो आपका जल में तेल जो है एरोसोल का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बहुत बीबीआई है, ये हमेशा पूछा जाता है कि न्यूट्रॉन की खोज जो किया था वो जेम्स चैडविक ने किया था, इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन ने, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन ने, और जबकि परमाणु नाभिक का रदरफोर्ड ने। तो दोस्तों न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक ने, इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन ने, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन ने, जबकि परमाणु नाभिक का जो किया था रदरफोर्ड ने किया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है 281 होता है। क्या कि दोस्तों क्योंकि सोडियम की परमाणु संख्या कितने होता है? 11। तो दोस्तों कोर इलेक्ट्रॉन उसे कहते हैं 72 कक्षा को छोड़कर जो बाद रहता है उसको कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो दोनों मिला के 10 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 10। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि निम्न में कौन जो है हाइड्रा अम्ल यानी कि हाइड्रा एसिड के उदाहरण है? तो दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है हाइड्रा अम्ल के उदाहरण है। निम्न में कौन हाइड्रा अम्ल के उदाहरण है? तो दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है हाइड्रा अम्ल के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप लोग आंसर दीजिएगा। कह रहा है कि बॉयल, चार्ल्स एवं एवोगाड्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का जो संयुक्त रूप कहलाता है वो आदर्श गैस कहलाता है। जो इसका फार्मूला दोस्तों होता है पी वी बराबर एनआरटी, पी वी बराबर एनआरटी होता है। पी वी बराबर एनआरटी जो होता है इसका आदर्श गैस का नियम होता है। दोस्तों आपके जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट है। कह रहा है कि जीवाणु विज्ञान जो है, कह रहा है कि जीवाणु विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो जीवाणु विज्ञान के जो जनक होते हैं वे लुई पास्चर को माने जाते हैं। जीवाणु विज्ञान के जनक जो है लुई पास्चर जी को माना जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन में निम्न में से कौन
किसकी मात्रा अधिक होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के रासायनिक संगठन में दोस्तों प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है, सबसे अधिक जो होती है वो प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। प्लाज्मा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि प्लाज्मा के संबंध में कौन सही नहीं है? तो दोस्तों प्लाज्मा में रक्त कणिकाएं नहीं होती है, जबकि यह तरल मैट्रिक्स है, यह रंगीन होता है, ये फाइब्रोनोजेन प्रोटीन पाई जाती है, लेकिन इसमें कणिकाएं नहीं होती। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है। हेपेटाइटिस जो बी है वो एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग को संक्रमित करता है? तो दोस्तों लीवर को यकृत करता है। हेपेटाइटिस जो है लीवर को यकृत करता है। लीवर दोस्तों इंग्लिश वर्ड है, जबकि यकृत उसका हिंदी वर्ड है। दोस्तों निम्न में कौन सा मस्तिष्क जो है मस्तिष्क का सोचने वाला भाग है? तो दोस्तों आप जब सोचते हैं तो कौन सा मस्तिष्क सोचता है? तो प्रमस्तिष्क सोचता है। आपका ऑप्शन नंबर जो बी है कह रहा है कि निम्न में कौन सा मस्तिष्क का सोचने वाला भाग है? तो प्रमस्तिष्क। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि ग्राम सभा संबंधी प्रावधानों का जो उल्लेख है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत किए गए हैं? तो ग्राम सभा संबंधी प्रावधानों का जो उल्लेख दिया है वो आर्टिकल 243 का ए में दिया गया है कि ग्राम सभा में प्रावधानों का जो उल्लेख दिया है आर्टिकल 243 ए के तहत दिया कि ग्राम सभा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख जो है आर्टिकल 243 ए के तहत दिया गया। कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना जो है किस देश की संविधान से लिया गया है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना जो है ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय का जो अभिलेख होता है, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? कि दोस्तों उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आर्टिकल 129 के तहत उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय के उल्लेख किस अनुच्छेद से किया गया? तो आर्टिकल 129 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते पेंशन आदि का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो दोस्तों दूसरा अनुसूची में राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते का उसमें दिया गया है कि राष्ट्रपति के अनुसूची 2 में वेतन भत्ते पेंशन आदि का उल्लेख संविधान के दूसरा अनुसूची में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि राजभाषा का उल्लेख जो है संविधान के किस भाग में? राष्ट्रभाषा का जो उल्लेख है वो संविधान के किस भाग में किया गया है? तो दोस्तों संविधान में 22 भाग होता है, तो 17वें भाग में जो उल्लेख है वो राष्ट्रभाषा का उल्लेख है कि कौन सा देश में कौन सी भाषा बोली जाएगी, इसका जो उल्लेख है भाग 17 में लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना जो होती है, संविधान की प्रस्तावना में निम्न में क्या उल्लेखित नहीं है? तो दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में धार्मिक न्याय का उल्लेखित नहीं है, जबकि आर्थिक न्याय का उल्लेखित इसमें दिया गया है। आर्थिक न्याय दिया हुआ है, राजनीतिक दिया हुआ है, सामाजिक न्याय, लेकिन संविधान की प्रस्तावना में धार्मिक न्याय का उल्लेखित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया? तो 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के अनुसार जो है संविधान के संशोधन द्वारा सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया था। तो 97वें संशोधन अधिनियम 2011 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्न में किस संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया? निम्नलिखित में से किस संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया? तो स्वर्ण सिंह समिति को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है कैसी प्रक्रिया होती है? तो दोस्तों आपको याद होगा कि आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया लगती है। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया हो वो कैसी प्रक्रिया है? तो अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? अर्धन्यायिक प्रक्रिया है कि भारत के राष्ट्रपति पर जब महाभियोग जो लगती है वो कैसी प्रक्रिया है? अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि पंचायत चुनाव जो होता है वो उस कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? जब पंचायत चुनाव होता है तो कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो दोस्तों वो राज्य सरकार के अंडर में किया जाता है, राज्य के सरकार के द्वारा वो निर्णय लिया जाता है। जब पंचायती चुनाव होता है तो राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। और कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ है? कि कुरु महाजनपद की राजधानी जो है इंद्रप्रस्थ है। कुरु महाजनपद की राजधानी जो है इंद्रप्रस्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों भगवान बुद्ध के जो गिरित्याग का प्रतीक है वो क्या है?
भगवान बुद्ध ने जो घर को छोड़ा था उसका प्रतीक क्या है, तो घोड़ा है। भगवान बुद्ध के गिरत्याग का जो प्रतीक है वो क्या है, घोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों गढ़वाल वंश का जो संस्थापक था, आप लोग आंसर दीजिएगा, चंद्रदेव थे। गढ़वाल वंश का जो संस्थापक था वो चंद्रदेव था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि दीवान ए खैरात निम्न में किस शासक से संबंधित था। कि दीवान ए खैरात जो था निम्न में से किस शासक से संबंधित है, तो फिरोज तुगलक जो है उससे संबंधित है दीवान ए खैरात। दीवान ए खैरात जो है किससे संबंधित है, फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है दीवान ए खैरात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि एकाश्म गोलाकार स्तंभ निर्माण विधि किस काल की कला की विशेषता है। एकाश्म गोलाकार स्तंभ निर्माण विधि किस काल की कला की विशेषता है, तो दोस्तों एकाश्म गोलाकार स्तंभ निर्माण की विधि जो है वो मौर्य काल की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि कुबत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है। कि कुबत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है, तो दिल्ली में। कुबत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पे, दिल्ली में। कुबत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है, दिल्ली में। आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि सिंधु घाटी में सिंधु काल में सीसा निम्न में से कहाँ से आयात किया जाता था। दोस्तों सिंधु काल में सीसा जो है निम्नलिखित में कहाँ से आयात किया जाता था, तो दोस्तों ईरान से आयात किया जाता है। सिंधु काल में सीसा का जो है आयात कहाँ से किया जाता था, ईरान से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। दोस्तों शिशुवध प्रतिबंध जो था बेलेजली का था। सती प्रथा प्रतिबंध किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। और दास प्रतिभा पर प्रतिबंध कौन लगाया था, लॉर्ड एलनबरो ने। जबकि हिंदू विधवा पुनर्विवाह यानी कि हिंदू विधवा जो था वो पुनर्विवाह कर सकता है, वो किसने लगाया था, लॉर्ड कैनिंग ने। फिर से आपको एक बार रिपीट करवा देते हैं। कह रहा है कि शिशुवध पर प्रतिबंध लगाया था बेलेजली ने। सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लगाया था। दास प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड एलनबरो ने लगाया था। जबकि हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग के समय से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे। आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है। कह रहा है कि पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक निम्न में कौन से थे, तो एम.जी. रनाडे थे। पूना सार्वजनिक सभा के बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट किया है कि पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक निम्न में कौन थे, तो एम.जी. रनाडे। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक निम्न में कौन है, तो एम.जी. रनाडे। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनाम कमीशन के स्थान किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। इनाम कमीशन के स्थान किस गवर्नर काल में हुआ था, तो लॉर्ड डलहौजी के समय में इनाम कमीशन के स्थान किस गवर्नर काल में हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के समय में होता है। तो दोस्तों 16वें एपिसोड का ऑब्जेक्टिव टाइप का जो होता है क्वेश्चन वो समाप्त होता है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप खत्म होने के बाद सामान्य तत्व पढ़ना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सामान्य तत्व। कह रहा है कि तुगलक वंश का जो संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक था। तुगलक वंश का जो संस्थापक था वो गयासुद्दीन तुगलक था। और गयासुद्दीन का तुगलक जो का उत्तराधिकारी था एमबीटी हुआ था। गयासुद्दीन तुगलक का जो उत्तराधिकारी था वो एमबीटी था। मोहम्मद बिन तुगलक को एमबीटी के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को रक्त पिचासु भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सबसे पढ़ा लिखा जो व्यक्ति था वो कौन था, एमबीटी। सबसे पढ़ा लिखा योग्य व्यक्ति जो था वो एमबीटी था। एवं इसे स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु कहा गया। एमबीटी को पागल भी कहा जाता था, स्वप्नशील भी कहा जाता था और रक्त पिपासु भी कहा गया। कृषि क्षेत्र के विकास हेतु एमबीटी को अमीर एक को ही विभाग की स्थापना की थी। कृषि क्षेत्र के विकास में अमीर एक को ही विभाग की स्थापना किसने की थी, एमबीटी ने किया था। इसने अपनी राजधानी जो थी एमबीटी ने अपनी राजधानी जो थी दिल्ली को हस्तांतरित कर देवगिरी स्थापित की थी। एमबीटी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक की जो राजधानी थी दिल्ली से हस्तांतरित कर देवगिरी स्थापित की तथा इसका नाम क्या रखा था, दौलताबाद रखा था। और सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन इसी के द्वारा किया गया था। यानी कि एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो है किया गया था। और दोस्तों सर एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की कहकर पुकारा था। सर एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स कहकर पुकारा था। और इसी के शासनकाल में मोरक्को यात्री जो था वो भारत आया था। किसके शासनकाल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता जो था भारत आया था, तो एमबीटी के शासनकाल में
मोरक्को यात्री जो था इब्न बतूता भारत आया था। इसने जैन धर्म के प्रसिद्ध संत जीन प्रभु सूरी को सम्मानित किया था। इसने यानी कि एमबीटी ने जैन धर्म के प्रसिद्ध संत जो है जीन प्रभु सूरी को सम्मानित किया गया था। और ब्राह्मणों पर जो जजिया कर लगाया था वो पहला मुसलमान शासक कौन था? फिरोज तुगलक था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला जो शासक था वो कौन था? फिरोज तुगलक था। और फिरोज तुगलक सल्तनत काल में उधार लिए गए धन का हिसाब रखने वाले को मजमू आदर कहा जाता है। सल्तनत काल में उधार लिए गए व्यक्ति का हिसाब रखने वाले व्यक्ति को मजमू आदर कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट कह रहा है कि दीवान ए अर्ज किस मुसलमान से संबंधित थे? तो दीवान ए अर्ज जो थे वो बलबन से संबंधित थे, जबकि दीवान ए मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित थे। दीवान ए कोई मोहम्मद बिन तुगलक, जबकि दीवान ए खैरात फिरोज तुगलक, दीवान ए बंदगन फिरोज शाह तुगलक और दीवान ए इम्तियाज को फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। तो दोस्तों 16वें एपिसोड का वीडियो समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 17वें सेट की ओर। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।